नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अध्याय 19 जिसका नाम है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, तो इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न पहला है, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम डैश चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरा प्रश्न है, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? 1 है किम्बल यंग, 2 है क्रो एंड क्रो, 3 है मॉस्लो और 4 है स्किनर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न 2 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्रो एंड क्रो। प्रश्न 3 है, बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं। निम्न में से कौन एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है? ऑप्शन 1 परिवार, 2 दोस्त, 3 समाज, 4 पाठ्य पुस्तक। तो इसमें कौन अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है? तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? ऑप्शन 1 औपचारिक प्रणाली, 2 है अनौपचारिक प्रणाली, 3 औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 2 अनौपचारिक प्रणाली इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन 1 है पावलोव ने, 2 है टोलमैन ने, 3 थॉर्नडाइक ने और 4 कोहलर ने। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक ने। अब चलिए अगला प्रश्न है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन 1 है थॉर्नडाइक, 2 है पावलोव, 3 है कोहलर, 4 है स्किनर। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? ऑप्शन 1 है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, 2 है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, 3 है अनुकरण का सिद्धांत और 4 है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन 2 प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ऑप्शन 1 है स्किनर, 2 है थॉर्नडाइक, 4 है मॉस्लो, 3 है मॉस्लो, 4 है पियाजे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए। थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। तो यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन 1 है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, 2 है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, 3 है अनुकरण सिद्धांत, 4 है अनुभवजन्य सिद्धांत। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। अब है 10 नंबर प्रश्न,
कि अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। एक है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, दो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तीन है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, चार है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन 3 शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। अब है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत दिया है। तो किसने अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन 1 है पॉवलोव, 2 है स्किनर, 3 है थॉर्नडाइक, 4 है कोहलर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, पॉवलोव। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन 1 है कोहलर, 2 है स्किनर, 3 है थॉर्नडाइक, 4 है वुडवर्थ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 स्किनर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने सक्रिय अनुबंध, साधनात्मक अनुबंध या क्रिया प्रसूत अनुबंध इत्यादि का सिद्धांत दिया। 1 है पॉवलोव, 2 है स्किनर, 3 है थॉर्नडाइक, 4 है हर्ट्ज़बर्ग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा, स्किनर ने। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, पुनर्बलन सिद्धांत है। ऑप्शन 1 स्किनर का, 2 मास्लो का, 3 वुडवर्थ का, 4 थॉर्नडाइक का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्किनर का। ठीक है, अब चलते हैं 15 नंबर सवाल पर। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो ऑप्शन 1 है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, 2 है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, 3 है अनुकरण सिद्धांत, 4 है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अब चलते हैं प्रश्न 16 पर। तो प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन एक गेस्टाल्टवादी चिंतन है। तो 1 है स्किनर, 2 है कोहलर, 3 है कोफ्का, 4 है वर्देमियर। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्किनर। अगला प्रश्न है, अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वालों के में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। निम्न में से यह कौन सा सिद्धांत है। तो जो है ऑप्शन 1 है लेविनवादी सिद्धांत, 2 है कोहलरवादी सिद्धांत, 3 है पॉवलोववादी सिद्धांत, 4 है स्किनरवादी सिद्धांत। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। लेविनवादी सिद्धांत, ये हो जाएगा ऑप्शन 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है। ऑप्शन 1 है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, 2 है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, 3 है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, 4 है अनुकरण सिद्धांत। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 3 अनुभवजन्य सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अब है प्रश्न 19, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है।
ऑप्शन एक, यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। ऑप्शन दो है, यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन तीन है, छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन चार है कि इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चार। इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन एक है सीखने का सादृश्यता नियम, दो है सीखने का प्रभाव नियम, तीन है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, चार है सीखने का तत्परता नियम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दो, सीखने का प्रभाव नियम। प्रश्न 21 है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। एक है, ऑप्शन एक है शिक्षित संस्थान की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। उसके बाद तीसरा है सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है। चार है अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन एक हो जाएगा कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। यह जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा। जो बताया है निगेटिव प्रश्न था, नहीं है तो यही हमारा चुनना था। अब है 22 नंबर प्रश्न, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। ऑप्शन एक गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, दो पावलोव, तीन है जीन पियाजे, चार वाइगोत्स्की। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन एक है सक्रिय भागीदारिता, दो है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, तीन है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, चार है सीखने की तत्परता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक हो जाएगा सक्रिय भागीदारिता। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, एक पीटी यानी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। तो यहाँ ऑप्शन एक है शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, दो है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, तीन है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, ऑप्शन चार है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। देखिए क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न 25 पर। तो प्रश्न 25 है
कि सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। तो यहाँ दिया है ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, 2 है शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, 3 है सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, 4 है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। ऑप्शन 3 हो जाएगा, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अब है प्रश्न 26, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन 1 है सांस्कृतिक कारक, 2 है सेरेब्रल डिस्फंक्शन, 3 है संवेगात्मक विघ्न, 4 है व्यवहारगत विघ्न। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 26 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 1 सांस्कृतिक कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। ऑप्शन 1 अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, 2 सहपाठियों से प्रतियोगिता, 3 अर्थपूर्ण संबंध, 4 माता पिता की ओर से दबाव। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थपूर्ण संबंध। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन 2 बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो जा और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न दे। ऑप्शन 3 बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान न दें। ऑप्शन 4 असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन 1 बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है, 2 शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, 3 उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, और 4 कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। हाँ तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।